अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 9 हम डिस्कस करेंगे। तो हम पढ़ रहे थे गोज लॉ के बारे में। तो ये गोज लॉ की जो थर्ड एप्लीकेशन है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू एन इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज, कि आपने इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज लेनी है। द चार्ज इनक्लोज बाय ही क्लोज सरफेस इज सिग्मा ए एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज 2 E डॉट है। तो ये आपने एमसीक्यू के लिए याद रखना है कि जब हमारी इन्फिनिट शीट होती है वो चार्ज कितना इनक्लोज करती है, सिग्मा ए, और उसका वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है, 2 E डॉट ए। तो दे फॉर अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, तो ये आपका डायरेक्ट एमसीक्यू है। ये आपने याद करना है कि जब हमारी इन्फिनिट को शीट ऑफ चार्ज होते हैं, आपने यहाँ पर आपने डेरिवेशन नहीं करनी, क्योंकि हम वो पब्लिक सर्विस कमीशन के हिसाब से हम और एमडी कैट के हिसाब से कर रहे हैं, तो लिहाजा हम वो उसके डेरिवेशन पे नहीं जाएंगे। सिर्फ हमने इसके मेन में रिजल्ट हमने करने हैं। तो जब हमारी इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज होती है तब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होता है, सिग्मा ओवर 2 E नॉट। और जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स होती हैं, तो तब भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही होता है। इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज और टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स, दोनों के इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप देख सकते हैं सेम है। और आर हमारा क्या होता है, यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द शीट। ये शीट के नॉर्मल यूनिट वेक्टर हमारा होता है। और ये जो आर है यहाँ पर इज यूनिट वेक्टर फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट। ये पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ ये नॉर्मल वेक्टर होता है यहाँ पर जो आर है। नेक्स्ट है, हॉलो कॉपर स्फीयर इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर। इनसाइड तो फिर ज़ाहिर है वो जीरो ही होगा, क्योंकि हमारा जो वो है वो हॉलो है, तो हमारा अंदर वो इलेक्ट्रिक फील्ड वो जीरो होगा। द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर। तो अब देखिए जो चार्ज कंडक्टर है उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इंटेंसिटी आपने बतानी है। डायरेक्टेड नॉर्मल टू द सरफेस, डायरेक्टेड टेंजेंट टू द सरफेस एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। अब देखिए जीरो तो नहीं हो सकता, तो मेरे ख्याल से ये है कि डायरेक्टेड नॉर्मल टू द सरफेस होती है। तो मजीद आप इसको देख लीजिएगा कि टेंजेंट होता है या नॉर्मल होता है। Electric field between two oppositely charged plates of surface charge density is this one. If one plate is removed, then electric field intensity. अब देखिए वो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स। तो यहाँ पर हमारी जो अपोजिट चार्ज प्लेट्स थी उनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, E/2 E0। इफ वन प्लेट इज रिमूव्ड देन इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होगा, जीरो, सिग्मा/E0, सिग्मा/2 E0 या 2 सिग्मा E0। तो इसका क्या आंसर होगा। तो इसका आपने क्या आंसर बताया। अफशीन कह रही है सी, फरूक कह रहा है सी, और यानी कि आप सी कह रहे हैं। मेरे ख्याल से इसका आंसर बी होना चाहिए। अब देखिए ये एमसीक्यू आप वो देख लीजिए, अगर आपको समझ में ना आई तो फिर आप वो कंसेप्ट आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब इसका आंसर मेरे माइंड में नहीं आ रहा, क्योंकि जिस फार्मूला है तो इसका आप देख लीजिएगा।
The electric field in a region is for this one Newton per coulomb of electric flux due to this field through an area of 2 meter square lying in the YZ plane. तो यहाँ पर हमने क्या मालूम करना है, हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने मालूम करना है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, E डॉट ए ई हमारा यहाँ पर 4I प्लस 3J डॉट, और एरिया हमारा कितना है 2 मीटर स्क्वायर लाइंग इन द YZ डायरेक्शन। तो YZ डायरेक्शन में हमारे पास आ जाता है J के आ जाता है ना। तो अब देखिए यहाँ पर 4I प्लस 3J ये MCQ मैं आपको सुबह करवा दूंगा, ये थोड़े से रिवाइज करने वाले हैं मेरे, ठीक है। आप ट्राई कीजिए, अगर ना आवे तो फिर हम सुबह इनको डिस्कस कर लेंगे। अभी हम जैसे इसका वो थ्योरी पढ़ते हैं, ये MCQ फिर हम कल कर लेंगे। अब देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का काम क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या काम होता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। चलिए मैं क्वेश्चन को रिपीट चेंज कर देता हूँ। बैटरी का काम क्या होता है, बैटरी का काम क्या होता है नंबर 1, या आप इस तरह पूछ लें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का काम क्या होता है। इट डू वर्क ऑन द चार्ज, ठीक है। कोई और बता दे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का काम क्या होता है। सर ये चार्जेस के ऊपर वर्क करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए, हाँ जी, इन ये द चार्जेस ऑपोजिट को, डायरेक्शन ऑफ फील्ड। हाँ जी, चार्जेस को मूव करवाता है। तो वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन मूविंग इट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब देखिए आपने, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, जब आपने मूव करवाना है तो उसकी जो बाकी जो पैरामीटर्स है उनमें चेंज नहीं आना चाहिए। अगर उनमें चेंज आ गया तो फिर आपकी जो कैलकुलेशंस होंगे वो डिफिकल्ट हो जाएंगे। इसलिए आपने यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आपने उसको क्या करवाना है, मूव करवाना है। कीपिंग चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। अगर आप इंटरव्यू में सिर्फ इतनी डेफिनेशन सुनाते हैं तो आप आदि वो आपकी डेफिनेशन कंसीडर की जाएगी। तो इसलिए आपने क्या करना है, ये वर्ड जो है ना, कीपिंग द चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, ये उसकी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। यानी कि आपने इतना स्लोली वर्क करना है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई तब्दीली नहीं आनी चाहिए, उसकी वेलोसिटी में कोई तब्दीली नहीं आनी चाहिए, उसका मोमेंटम चेंज नहीं होना चाहिए, कोई भी उसका पैरामीटर है वो चेंज नहीं होना चाहिए। आपने इतना स्लोली आपने उसको वर्क करवाना है, ठीक है। ये नहीं करना कि चार्ज को पकड़ से धड़ल्ले से आपने मूव करवा दिया, नहीं। आपने क्या करना है, आपने बड़े ही स्लोली स्लोली से आपने मूव करवाना है। और देखे फिजिक्स में वी का वर्ड कभी भी इसके कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। फिजिक्स में डेल्टा वी की फिजिकल सिग्निफिकेंस है, लेकिन वी की फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होती, ठीक है। अब रीजन क्या है, अब देखिए यहां पर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो ये वर्ड अनकंप्लीट है, ये होना चाहिए था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए था, ठीक है। पोटेंशियल कभी भी एक चीज का नहीं होता, पोटेंशियल हमेशा दो पॉइंट्स के दरमियान होता है, ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। अब लेट्स सपोज एक रेसलर है, वो जी एक बंदे को हरा देता है 10 मिनट में, ठीक है। पहली, आप यूं समझ लें कि वो आपके शहर में या आपके मुल्क में पहली रेसलिंग हुई है, उसने 10 मिनट में उसने बंदे को हरा दिया है। तो आपसे सवाल किया जाता है कि इस बंदे का पोटेंशियल बहुत अच्छा है या पोटेंशियल आपका इस बंदे का पोटेंशियल लो है, तो आप क्या जवाब देंगे।
पहले कोई रेसलिंग नहीं हुई, सिर्फ वही रेसलिंग हुई है और उसने 10 मिनट में अपने ओपोनेंट को हरा दिया है, और आपसे सवाल किया जाता है कि इस बंदे का पोटेंशियल कैसा है, तो आप क्या जवाब दोगे? सबसे पहले राबिया आप बताओ क्या जवाब दोगी आप? कि एक ही रेसलिंग मैच हुआ, उससे पहले ना कोई रेसलिंग मैच उससे पहले नहीं होगा, और आपसे पूछा जाता है इस बंदे का पोटेंशियल कैसा है, तो आप क्या जवाब दोगी? अफशीन, बिलाल, फारूक। सर जी पोटेंशियल डिस्क्राइब करने के लिए हम किसी क्वांटिटी से कंपेयर करेंगे ना, हाँ जी। कंपेयर करने के लिए कोई मुकाबला नहीं हुआ है। हाँ जी, यानी कि हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए, यानी कि कोई और रेसलर या और कोई भी मैच होना चाहिए था। अगर वो जी 12 मिनट में हराता, फिर आपने कहना था चूंकि पहला बार जो मैच हुआ है उसने 12 मिनट में हराया है, तो इसने 10 मिनट में हराया, यानी कि इसका पोटेंशियल ज्यादा है। तो यानी कि जब भी हमने पोटेंशियल की बात करनी है, हमने हमेशा दो क्वांटिटीज को देखना है। तो यही बात है, जब आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं ना, उसका मतलब यही होता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। पोटेंशियल हमें कभी भी एक पॉइंट का नहीं होता। लेकिन हम देखते हैं कि जब भी हम फार्मूला पढ़ते हैं, फार्मूले में ये लिखा होता है V इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू नॉट। तो क्या ये फार्मूला गलत है? नहीं, ये फार्मूला गलत नहीं है, ये भी फार्मूला ठीक है। कैसे? हम जानते हैं, आप देखिए दो चीजें हैं। असल फार्मूले की शेप ये है, ठीक है। अगर हमने इस फार्मूले को शॉर्ट करना है, हम कहते हैं कि हमें बार बार हम डेल वी हमसे नहीं लिखा जाता। तो फिर हमने क्या किया, हमने कहा कि हम जानते हैं कि जो इन्फिनिटी होता है वहां पर जो पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो इसका मतलब है जब हम सिर्फ वी लिखते हैं ना, तो हमने 2 पॉइंट सी लेने होते हैं। तो अब देखिए ये हमारा डेल्टा वी है ना। अब देखिए ये बात आपने याद रखना कि वर्क ए टू बी है ना, तो डेल्टा वी फिर हमारा क्या होगा, बी टू ए होगा। वो मैं आपकी अभी आपको बताता हूँ। इज इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, और वर्क आपने किससे करना है, ए टू बी आपने करना है। ठीक हो गया? ये आपने याद रखने का तरीका ये है, अगर यहाँ ए टू बी है तो यहाँ पर बी टू ए होगा। तो इसका मतलब है यहाँ पर पहले वी बी आएगा माइनस वी ए आएगा, और इज इक्वल टू डब्ल्यू दिस वन आएगा। अब देखिए ये हमारा हाई पोटेंशियल है और ये हमारा लो पोटेंशियल है। इस पॉइंट को आप क्या कहाँ पे कंसीडर कर लेती हैं, आप इन्फिनिटी पे कंसीडर कर लेती हैं। तो जब इन्फिनिटी पे आप जानते हैं कि पोटेंशियल हमारा 0 होता है, फिर आप लिख सकती हैं वी बी माइनस 0 इज इक्वल टू डब्ल्यू ए टू बी डिवाइडेड बाय क्यू। तो अब हमारा फार्मूला क्या बन जाता है, अब हमारा फार्मूला बन जाता है वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू ए टू बी डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। तो फिर हम इस ये जो है ना, इसको भी हम रिमूव कर रहे हैं क्योंकि सिंगल पॉइंट है। तो इसलिए फिर हम इस चीज को हम इस फार्मूले में हम कन्वर्ट कर देते हैं। तो यानी कि ये फार्मूला भी हमारा गलत नहीं है, ये भी फार्मूला सही है, और ये उसकी असल फॉर्म उसकी ये है फार्मूले की। असल आपने इस तरह लिखते हैं, लेकिन अगर आपने सिंपल फॉर्म ली तो फिर आप इसको यूज करेंगे। लेकिन आपने जब ये फार्मूला लिखना है, तो ये बात आपने याद रखनी है कि यहाँ पर सिंगल पॉइंट नहीं है, यहाँ पर भी 2 पॉइंट सी लिए गए हैं। लेकिन जो दूसरा पॉइंट है उसको हमने कहाँ पे शिफ्ट कर दिया, इन्फिनिटी पे, ताकि हम हमारा जो दूसरे पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो 0 हो जाए, और हमारा सिर्फ एक पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो रह जाए। तो ये बात आपने याद रखनी है कि जब आपने बी लिखना है, इसका मतलब आपके जो दूसरा पॉइंट है वो इन्फिनिटी पे है। तो अब मैं डायग्राम के हिसाब से भी आपको समझाता हूं। अब देखिए ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव क्यू, और ये उसका क्या है, ये उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। और एक पॉइंट इलेक्ट्रिक इसके अंदर है और एक पॉइंट बाहर है। तो आप कहां से आ रहे हो, आपने देखा जो ए पॉइंट है वो आपने कहां पे लिया था, इन्फिनिटी पे। तो मैंने भी देख लिया, मैंने भी ए पॉइंट कहां पे ले लिया, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, वो पॉइंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर हो, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इन्फिनिटी ले कहते हैं। तो ये हमारा पॉइंट मैंने ए इन्फिनिटी पे ले लिया और ये बी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पॉइंट ले लिया। अब हमने क्या आना है, हम अब देखिए यहां पर हमने पॉजिटिव चार्ज रखा है, ठीक है। अब आप खुद ही बताएं
कि आप देख सकते हैं कि बी का पोटेंशियल ज्यादा है क्योंकि ये फील्ड के अंदर है, और ये जो पॉइंट बी ए है इसका पोटेंशियल जीरो है क्योंकि ये इन्फिनिटी है, क्योंकि ये फील्ड से बाहर है। तो यही बात मैंने यहाँ पे भी लिखी थी। मैंने लिखा था वी बी यानी कि हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल। लो पोटेंशियल मतलब ये इन्फिनिटी पे, तो इसका पोटेंशियल क्या हो गया, जीरो हो गया, तो वी बी लिखा। लेकिन मैंने वर्क बी टू ए नहीं लिखा, मैंने वर्क ए टू बी लिखा। पोटेंशियल मैंने बी टू ए लिखा, लेकिन जो वर्क है वो मैंने ए टू बी लिखा। अब आप खुद ही देख लें, अगर मैं यहाँ पर भी बी टू ए लिखूं, यानी कि यहाँ पर मैंने बी ए लिखा है, यहाँ पर भी मैं अगर बी ए लिख दूं, तो क्या मेरी बात ठीक होगी? देख लेते हैं। तो आप देखें, बी टू ए वर्क करना पड़ेगा या ए टू बी वर्क करना पड़ेगा, बताएं। अगर आप बी टू ए मूव करते हैं तब आपको वर्क करना पड़ेगा, या ए टू बी मूव करें तब आपको वर्क करना पड़ेगा? बोला करें, साथ चुप क्यों बैठे होते हैं? ए टू बी सर। ए टू बी, क्योंकि वर्क हमेशा क्या होता है, अगेंस्ट द फील्ड होता है। तो यानी कि आपको ए टू बी जब आप मूव करेंगे तब आपको वर्क करना पड़ेगा। तो लिहाजा यहाँ पे प्रूव हो गया कि जब भी फार्मूले में आपने बी टू ए लिखा हो तो आपने वर्क कहाँ से लेना है, ए टू बी लेना है। अगर पोटेंशियल में ए टू बी हो तो वर्क आपने क्या करना है, बी टू ए करना है। क्लियर है ये पॉइंट? क्योंकि समटाइम जो हमारे फार्मूलाज होते हैं ना, क्वेश्चंस होती हैं, ये टेक्निकल चीजें हमने वहां पर नोट करनी होती हैं। तो अगर समटाइम जब टेक्निकल क्वेश्चन आ जाता है ना, तो फिर हम वहां पर फंस जाते हैं। हमें वो पता ही नहीं होता कि बी टू ए हमने लेना है या ए टू बी। इन चीज को हम नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम इग्नोर कर देते हैं, हम कहते हैं ये फजूल सी चीज है। लेकिन ये इनसे चीजों से आपके टेक्निकल क्वेश्चन बनते हैं, जो कम्पिटिटिव एग्जाम के लेवल के क्वेश्चन होते हैं। सादिया क्लियर है? काइंडली जो जिनके मतलब बोलने का हो बोल सकते हैं वो बोला करें। चैट जिनके मतलब इशू हो वो सिर्फ चैट किया करें। आप सारी चैट पे लगे होते हैं। अगर आप कोशिश यही किया करें बोला करें, क्योंकि बोलने से आप में कॉन्फिडेंस भी आता है। लाजिमी है। जी, हम अगेंस्ट द फील्ड की बात करते हैं ना, इस पोटेंशियल में अगेंस्ट द फील्ड वर्क वर्क हो। हमेशा अगेंस्ट द फील्ड ही होता है, क्योंकि अगर आप इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड या फिर तो आपको कोई मेहनत करनी नहीं पड़ेगी आपको वो। क्यों, आप देखें, अगर आप बी टू ए जाएं तो ये तो चार्ज कह रहा है कि वो उसको रिपेल कर रहा है। अगर आप बी टू ए जाएं तो आपको रिपेल करेगा। लेकिन अगर आप ए टू बी करें तब आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बी टू ए तो आपको कोई वर्क करना ही नहीं पड़ेगा, कोई एनर्जी देनी नहीं पड़ेगी, ये खुद ही उसको धक्का मार के ए तक पहुंचा देगा। लेकिन अगर हमारे पास ये लिखा हो डेल्टा वी, तो जब डेल्टा वी लिखा हो ना, इसका मतलब है जब हमारे पास वी हो तब हमारा क्या होता है, एक पॉइंट इन्फिनिटी पे होता है, दूसरा पॉइंट हमारा फील्ड के अंदर होता है। लेकिन जब हम डेल्टा वी लिखा हो तब हमारे जो दोनों पॉइंट्स है वो फील्ड के अंदर ही होते हैं। ठीक है, एक पॉइंट आप ये ले लें और एक पॉइंट आप ये ले लें, फील्ड के अंदर ही दो पॉइंट्स आपने लेने हैं। तो फिर आपने क्या करना है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में आपने मूव करना है, ऐसे चाहे इस तरह मूव कर लें या इस तरह मूव कर लें। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वर्क करना पड़ेगा। तो डेल्टा बी का मतलब दोनों पॉइंट्स फील्ड के अंदर, और सिंपल बी का मतलब है कि एक पॉइंट फील्ड के अंदर और दूसरा पॉइंट फील्ड से बाहर, यानी कि इन्फिनिटी पे। तो ये इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी आपका, ये पोटेंशियल का फार्मूला दो हम आपके फार्मूले हो गए, दोनों के यूनिट सेम है। वर्क का भी जूल पर कोलम्ब और यहाँ पर भी जूल पर कोलम्ब। ये इसकी डायमेंशंस आपने करनी है, ये स्केलर क्वांटिटी होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो ये हम इस पे पहले डिस्कस कर चुके हैं। ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, मैं आपको मजीद समझा देता हूँ। ये दो प्लेट्स हैं। अब देखिए, जिस वर्ड के जिस क्वांटिटी के साथ ग्रेडियंट लग जाता है ना, इसका मतलब है वो क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन चेंज हो रही है। अगर आप टेम्परेचर ग्रेडियंट की बात करें तो आप देख सकते हैं टेम्परेचर भी पोजीशन के हिसाब से चेंज होता है। तो जो भी क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन उसकी वैल्यू में चेंज आए उसको हम ग्रेडियंट बोलते हैं। अब हमने टर्म यूज की है पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो ये खुद ब खुद बता रही है कि यहाँ पर पोटेंशियल आपका चेंज हो रहा है। अभी हम देख लेते हैं कि चेंज होता है कि नहीं होता। टेम्परेचर का तो सब एग्री है ना कि वहां पर पोजीशन चेंज करने से टेम्परेचर चेंज होता है, या डिसएग्री है? एक मैं पॉजिटिव प्लेट लेता हूं और एक मैं नेगेटिव प्लेट लेता हूं, तो पॉजिटिव पे हमारा पोटेंशियल हाई होता है और नेगेटिव पे हमारा पोटेंशियल लो होता है।
तो जितना अगर मैं यहाँ पर हूँ तो यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा, जैसे यहाँ पर नीचे आ जाऊँ यहाँ पर पोटेंशियल वैल्यू और कम होगी, यहाँ पर और कम होगी, यहाँ पर और कम होगी। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैं नीचे आ रहा हूँ पोटेंशियल मेरा चेंज हो रहा है, पहले ज्यादा था फिर कम हुआ और कम हुआ और यहाँ पर सबसे कम हो गया। अगर मैं नीचे से ऊपर जाऊं पहले पोटेंशियल की वैल्यू कम, ज्यादा 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 और मैक्सिमम। तो यानी कि जो पोटेंशियल है वो पोजीशन के हिसाब से क्या होता है, चेंज होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। और पोटेंशियल ग्रेडियंट किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होता है। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम वहां पर हमारा सॉरी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा वो जीरो होगा, वहां पर हमारा पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। और जहां पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा वहां पर हमारा पोटेंशियल जीरो होगा। दोनों सेम केसेस है। दोबारा मैं रिपीट करता हूं, जहां पर हमारा पोटेंशियल कांस्टेंट वहां पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, जहां पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट वहां पर हमारा पोटेंशियल कांस्टेंट। ठीक है। ई की डायरेक्शन हमेशा कैसे होती है, ई की डायरेक्शन आपका एमसीक्यू है। नेगेटिव साइन शोज दैट ई इज अलोंग द डिक्रीजिंग पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा कहां पर होती है, डिक्रीजिंग पोटेंशियल की अलोंग होती है। आप देख सकते हैं जब हम कहते हैं ना ई की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, यही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो आप देख सकते हैं ई इज डायरेक्टेड अलोंग द डिक्रीजिंग पोटेंशियल, यहाँ पर पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है ना। तो दूसरे दो अल्फाज में आप कह सकती हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऑलवेज पॉजिटिव टू नेगेटिव, या इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग डिक्रीजिंग पोटेंशियल। ये दोनों मतलब से वो अल्फा वर्डिंग में आप इसको बता सकते हैं। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट से ये आपका पब्लिक सर्विस कमीशन का क्वेश्चन आया होगा, डेल्टा वी ओवर एम ये किसके इक्वल होता है, न्यूटन पर कूलम के। अगर वो एम आपको 1 मीटर दे दे तो वो सिंपल पूछ लेता है कि वी किसके इक्वल होता है। मोस्टली उसने वी पूछा हुआ है, तो वी हमारा फिर किसके इक्वल होता है, न्यूटन पर कूलम ही के इक्वल होता है। अगर आपसे वो 1 कूलम चार्ज ले ले फिर वो पूछेगा 1 न्यूटन किसके इक्वल होता है, तो 1 न्यूटन किसके इक्वल होता है, वी ओवर एम के। अगर वो 1 कूलम चार्ज और 1 मीटर डिस्टेंस ले ले तो फिर हमारा जो वी है और वो न्यूटन ये दोनों आपस में इक्वल हो जाती हैं। तो 3 वे से आपसे ये क्वेश्चन आपसे 4 वे से पूछा जाता है। पहले ये फॉर्म, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी, चारों तरह से आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, तो ये पोटेंशियल की वैल्यू है। अब देखें एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब देख ले सिंपल वी नजर आ रहा है ना, तो जब वी नजर आएगा इसका मतलब जो दूसरा पॉइंट हमारा वो कहां पर है, वो इन्फिनिटी पे है। तो ये जो वी हम लिखते हैं इसके साथ आप एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी आप इसको कह सकती हैं। एब्सोल्यूट अगर वर्ड आप सम टाइम नहीं लिखा होता, सम टाइम क्या होता है सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखा होता है। तो दोनों ही वर्ड इसके लिए ठीक है कि जब सिंपल वी हो तो आप इसको क्या लिख सकती हैं, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है तब भी वी की बात हो रही है, अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है तब भी वी की बात हो रही है। और जब सिंगल वी हो तब हमारा जो दूसरा पॉइंट होता है वो इन्फिनिटी पे होता है। और पोटेंशियल के केस में आर होता है, आर स्क्वायर नहीं होता, ये याद रखना है। कलेक्शन ऑफ पॉइंट चार्जेस के लिए फिर यह फॉर्मूला बन जाएगा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे वर्क डन कितना होता है। राबिया आई थिंक सो रही है, अफशीन आप बताओ, बिलाल, फरूक, सादिया, इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे वर्क डन कितना होता है, ये पब्लिक सर्विस कमीशन का क्वेश्चन है। सर क्वेश्चन क्या है दोबारा? व्हाट इज द वर्क डन ऑन इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे वर्क डन कितना होता है। जीरो होता है सर, क्योंकि पोटेंशियल में चेंज तो नहीं है। हाँ जी, अब देखिए वर्क क्या होता है, जब आपको रेजिस्टेंस मिल रहा है, जब आपको रेजिस्टेंस मिले तब आपको वर्क करना पड़ता है। अब अगर ये सरफेस है ना, नहीं मेरा डिस्कनेक्ट हो गया, सोया नहीं हूं मैं। यहाँ पर बारिश हो रही है तो इसलिए ना लाइट भी नहीं है।
और बैटरी भी बस एंड होने वाली, लेक्चर भी वैसे भी 5-10 को मिनट का लेक्चर रह गया। अभी आपको स्क्रीन नजर नहीं आ रही? अभी स्क्रीन आपको नजर आ रहा है? देखिए ये हमारे इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, ठीक है। इक्वी का मतलब होता है सेम, यानी कि वो सरफेस जिस पे हर जगह सेम पोटेंशियल है, कहीं पर भी पोटेंशियल ज्यादा या कम नहीं है, हर जगह एक जैसा पोटेंशियल है। तो जब देखिए, जब आपने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाना है, यानी यहां से आपने यहां पर आना है, आपको कोई रेजिस्टेंस नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि जितना पोटेंशियल यहाँ पर है उतना ही पोटेंशियल यहाँ पर होगा। तो यानी कि सेम आपको कोई यहाँ पर रेजिस्टेंस आपको नहीं मिलेगी। रेजिस्टेंस तब मिलेगी जब आपको यहाँ पर पोटेंशियल ज्यादा हो। तो ये पब्लिक सर्विस कमीशन का क्वेश्चन है कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे वर्क डन हमारा क्या होता है? जीरो होता है, क्योंकि हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ता, क्योंकि हमें कोई अपोजिशन, कोई रेजिस्टेंस हमें नहीं मिलती, क्योंकि हर जगह पोटेंशियल सेम होता है। तो जहाँ पे जहाँ मर्जी आप चले जाए, कोई आपको रोक टोक नहीं होगी। द सरफेस ऑन विच electric potential is same at each of its point is called equipotential surface. Surface of the charged hollow sphere containing point charge at its center, ये इसकी एग्जांपल है। अब देखिए जो चार्ज है और हॉलो स्फीयर है, तो जरा सारे का सारा चार्ज कहाँ पर चला जाएगा? उसके सरफेस पे चला जाएगा। उसके अंदर कोई चार्ज, वो मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, लेकिन उसके अंदर जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट होगा। ये आपने पढ़ा भी था कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, वहां पर पोटेंशियल क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की ये एग्जांपल हो गई। कैरेक्टरिस्टिक्स, दे डू नॉट इंटरेक्ट, यानी कि एक इक्विपोटेंशियल सरफेस दूसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ इंटरेक्ट नहीं करती। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज जीरो। नो वर्क इज डन ऑन अ मूविंग चार्ज, क्योंकि हर जगह पोटेंशियल सेम है। वर्क इज डन व्हेन पॉइंट चार्ज इज मूव फ्रॉम वन इक्विपोटेंशियल सरफेस टू अनदर। या सॉरी, यहां पर मैंने गलत बताया, दे डू नॉट इंटरेक्ट। ये आपस में मतलब एक जगह जो वो मतलब पोटेंशियल है वो आपस में इंटरेक्ट नहीं करता, लेकिन एक सरफेस दूसरी सरफेस साथ इंटरेक्ट कर सकती है। तो अगर आपके पास दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है ना, एक ये है और एक ये है, तो जब तक आप एक सरफेस पे आपने मूव करना, मतलब यहां से आप यहां पे मूव करें, आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। यहां से यहां मूव करें, नो वर्क इज डन। लेकिन जब आप एक सरफेस से दूसरी सरफेस पे जाएंगे, अब जर इसका पोटेंशियल कुछ और है और इसका पोटेंशियल कुछ और है, तो यहां पर आपको वर्क डन करना पड़ेगा। क्लियर है? तो एमसीक्यू मैं आपको कल करवाऊंगा लेक्चर रिवाइज करके, क्योंकि एमसीक्यू उस पे ना ये अलग से इनको रिवीजन करनी पड़ती है। सर किसी चार्ज के गिर्द इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है उसकी साइमेट्री सर्कुलर होनी चाहिए या जो भी हो? दोबारा रिपीट करें, किसी चार्ज के गिर्द? हम कह रहे हैं कि किसी चार्ज की गिर्द एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना, तो उसकी जो साइमेट्री है वो फिर यूनिफॉर्म मतलब सर्कुलर होनी चाहिए या देखिए जो सर्कुलर सिमेट्री होती है ना, वो हमारी पॉइंट चार्ज की होती है। अगर आप वो चार्ज की गिर्द पॉइंट चार्जेस मौजूद है, फिर वो उसकी सिमेट्री वो मतलब वो सर्कुलर होगी, अदरवाइज नहीं होगी। जो हम कहते हैं ना सर्कुलर, वो सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए होती है। ये जो हम ड्रॉ करते हैं ना, ये वाला आपकी जो बुक्स में होता है किस तरह हम ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर आपने पढ़ा होगा, यहाँ पर हम पॉइंट चार्ज लेते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि रेडियली आउटवर्ड होता है। तो जब आप इन सारी लाइंस को मिलाएं ना, तो एक सर्कल बनता है इससे। तो ये पॉइंट चार्ज की सिमेट्री जो है वो सर्कुलर होती है। अगर आपके पास कोई रॉड है, कोई सिलेंडर है, और वहां पर आपने पॉइंट चार्ज नहीं रखा हुआ, मतलब कोई आपने सही चार्ज रखा हुआ है, तो जब पॉइंट चार्ज के अलावा जो चार्ज होंगे, वहां पे जरूरी नहीं है कि आपकी जो सिमेट्री है वो स्फेरिकल बने, वहां पे कोई भी शेप बन सकती है। क्लियर है? जी सर। सिमेट्री स्फेरिकल सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए जरूरी है। अगर आपके ये रेक्टेंगल है और इस पे आपने चार्ज दिया हुआ है पूरी, ये चार्ज रेक्टेंगल है, अब जरा ये पॉइंट चार्ज तो नहीं है, ये बड़ा चार्ज है, तो इसकी स्फेरिकल सिमेट्री कुछ और होगी। इस हिसाब से हम गॉस लॉ में क्या करते हैं, अपनी गॉसियन सरफेस को वो इमेजिन करती हैं, ताकि जिस तरह की हमारी शेप होती है उस हिसाब से हम क्या कहते हैं, गॉसियन सरफेस को हम इमेजिन करते हैं।
तो जब हमारा पॉइंट चार्ज होता है ना, तब हम जो गॉसियन सरफेस लेते हैं वो स्फेरिकल लेते हैं। जब आपने वो डेरिवेशन आप देखे ना, जहां पर हमारा पॉइंट चार्ज होगा वहां पर अगर आपने गॉसियन सरफेस आपने ड्रॉ करनी है, वहां पर आप स्फेरिकल लेते हैं वो गॉसियन सरफेस। अदरवाइज बाकी जो शेप्स होती है, सिलेंडर हो गया, उसके लिए फिर आई थिंक सिलेंडर के लिए सिलेंडर ही लेते हैं, और अगर आपका पिल बॉक्स है वहां पर आप रेक्टेंगुलर इस तरह करके लेते हैं। क्लियर है? ये सर क्लियर है। The amount of energy acquired or lost by an electron as it traverses a potential difference of 1 volt। जब वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव करता है तो वो एनर्जी जो उसने एक्वायर हासिल की होती है या लॉस की होती है। एक्वायर का मतलब क्या है? जब आप वर्क करते हैं, जब आपने, अब देखिए दो पॉइंट्स, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट है, इनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना? 1 वोल्ट। वो कहते हैं जब आप इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आएंगे, क्योंकि आप वर्क कर रहे हैं और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक जो आप वर्क कर रहे हैं वो इसके अंदर फॉर्म क्या एनर्जी की सूरत में स्टोर हो जाएगा। तो जैसे ही आप इसको छोड़ेंगे ये वापस क्या करेगा? इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। तो जो आप एनर्जी इसकी पहले इसकी एनर्जी स्टोर हुई थी, जो इसने एक्वायर की थी, वो फिर जब आप इसको छोड़ेंगे वो फिर क्या कर देगा? लॉस कर देगा। तो वही जो एनर्जी आप इसको दी होती है वो आपको एनर्जी वापस दे देगा। तो ये इसको हम क्या कहते हैं? 1 वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है? 1.6 इंटू 10 के पावर -19 जूल। और 1 जूल किसके इक्वल? ये दोनों रिलेशनशिप पब्लिक सर्विस कमीशन के क्वेश्चन में बहुत दफा आई हैं, तो इनको आपने और इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं, तो इसको आपने याद रखना है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इसके इक्वल होता है, 1 जूल इसके इक्वल होता है। अब मुझे ये बताएं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बड़ा या जूल बड़ा है? दोनों में से कौन सा बड़ा यूनिट है? जॉल बड़ा है सर। जोल सर जी। हाँ जी, जॉल हमारा बड़ा यूनिट और इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारा छोटा यूनिट है। सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और ईएमएफ में फर्क है? ये आगे आएगा तो वहां पर हम इसको मजीद डिटेल से करेंगे। वैसे दोनों में थोड़ा सा ये ओके। डिफरेंस है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है ना वो क्लोज सर्किट का पोटेंशियल होता है, और जो ईएमएफ होता है वो ओपन सर्किट का पोटेंशियल होता है। ये डिफरेंस आएंगे तो वहां पर हम डिटेल से इसको पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल ओके। फोर्सेस। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करती है? हमेशा ये अट्रैक्ट करती है। इलेक्ट्रिक फोर्स अट्रैक्टिव कर सकती है और रिपेल भी कर सकती है, लेकिन ये बात याद रखनी है, ये भी पॉइंट मैसेज के लिए है ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये भी पॉइंट चार्जेस के लिए ही एप्लीकेबल है। नंबर 1। नंबर 2, ये भी अलोंग द स्ट्रेट लाइन एक्ट करती है, अलोंग द सेंटर एक्ट करती है, और ये भी अलोंग द सेंटर एक्ट करती है। तो कंपैरिजन, ग्रेविटेशनल फोर्स का ये फार्मूला है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला। रेंज दोनों की इनफाइनाइट होती है। हम नहीं बता सकते कि एक मैच की रेंज कितनी है, तो जब हम बता ही नहीं सकते तो फिर उसका आंसर क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। सिंबल ऑफ कांस्टेंट जी हमारा क्या होता है? इसकी वैल्यू बहुत ही स्मॉल होती है, और ये हमारा यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है। यूनिवर्सल कांस्टेंट का मतलब यह है कि पूरी यूनिवर्स में, जमीन की बात नहीं कर रहा, पूरी यूनिवर्स, आप अल्लाह की कायनात कितनी वसी है, इसमें कितनी हजारों अरबों गैलेक्सीज हैं, पूरी यूनिवर्स में जी जो कैपिटल जी है ना, इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। और ये जो यूनिवर्सल कांस्टेंट होते हैं ना, ये साइंटिस्ट अपनी मर्जी से नहीं डालते, ये जब वो कैलकुलेशन डेरिवेशंस करते हैं ना तो ये ऑटोमेटिक ये कांस्टेंट आता है, यानी कि ये नेचर ने हमें कांस्टेंट दिए हुए हैं। अगर इन कांस्टेंट की वैल्यू में तब्दीली आ जाए तो आपकी जो यूनिवर्स है उसके सारी जो शेप है वो बदल जाएगी। तो ये अल्लाह ने हमें ये कांस्टेंट दिए हुए हैं, तो ये ऑटोमेटिक ही कांस्टेंट आते हैं, ये आपने याद रखना है। दूसरे कांस्टेंट होते हैं जो केस टू केस डिपेंड करते हैं, यानी कि अगर एक केस आपका लड़ रहे हैं वहां पे इसकी वैल्यू कुछ और होगी, दूसरे केस में कुछ और वैल्यू होगी, तीसरे केस में कुछ और वैल्यू होगी, लेकिन हर केस में वैल्यू इसकी कांस्टेंट रहेगी। मतलब ये है कि अब ये आपका पहला केस है, तो यहाँ पर भी जो वैल्यू वो कांस्टेंट, यहाँ पर भी वही कौन वैल्यू, यहाँ पर भी वही वैल्यू, हर जगह वैल्यू सेम है। और ये आपका दूसरा केस है, के की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू ये कांस्टेंट 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 कांस्टेंट, लेकिन जो वैल्यू पहले केस में है वो वैल्यू दूसरे केस में नहीं होगी। दूसरे वैल्यू केस में वैल्यू तो कांस्टेंट है लेकिन वो वैल्यू चेंज होगी, पहले केस में वैल्यू कांस्टेंट है लेकिन वो वैल्यू चेंज होगी। इसी तरह अगर तीसरा केस ले लें तो तीसरे केस में भी हर जगह वैल्यू कांस्टेंट रहेगी,
लेकिन पहले दोनों केसेस से उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। तो ये हमारे होती हैं सिचुएशन बेस्ड कांस्टेंट और ये हमारे होती हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट। तो ग्रेविटेशन में यूनिवर्सल कांस्टेंट आता है और इलेक्ट्रिक में हमारा सिचुएशन बेस्ड कांस्टेंट आता है। और ये ऑलवेज अट्रैक्टिव होती है और ये अट्रैक्टिव भी होती है और रिपल्सिव भी होती है। ये मीडियम इंडिपेंडेंट होती है। आप खुद ही देख ले कि अगर आप ये मीडियम होता, मीडियम डिपेंडेंट फोर्स होती, तो जो फिर सूरज है वो का सारे जो प्लैनेट्स उनको वो बाउंड करके ना रखता। तो आप जो मर्जी रख लें सूरज और जमीन के दरमियान, ग्रेविटेशन फोर्स को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन ये मीडियम डिपेंडेंट होती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1/4 पर एप्सिलॉन आता है, के की वैल्यू आती है। के किस पे डिपेंड करता है, मीडियम पे, ई नॉट पे। लेकिन यहाँ पर ई नॉट आपको नजर नहीं आएगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स मीडियम डिपेंडेंट होती है और ग्रेविटेशन फोर्स मीडियम इंडिपेंडेंट होती है। और वीक ये फेल्ट विद मैसिव ऑब्जेक्ट है। जितना मैसिव ऑब्जेक्ट होगा उतनी उसकी जो ग्रेविटेशन फोर्स वो क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। और ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एट द क्लोज रेंज। जितना आप चार्ज के पास होंगे उतनी इसकी वैल्यू ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। तो कल फिर हम इस लेक्चर से रिलेटेड जो आपके एमसीक्यूज हैं कल हम वो डिस्कस करेंगे पहले, फिर हम नेक्स्ट से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? क्योंकि 1 मिनट रह गया, कोई सवाल है तो पूछ लें। सर तो जी जी इस जे ग्रेविटेशन भी फोर्स है और इलेक्ट्रिक भी फोर्स, दोनों फोर्सेस हैं, लेकिन एक मीडियम पे डिपेंड करती है दूसरा नहीं करती, इसकी नेचर क्या डिफरेंट है रीजन? ना। एक मैस डिपेंडेंट फोर्स और एक चार्ज डिपेंडेंट फोर्स है। नेचर भी तो डिफरेंट है ना दोनों की। सर एक इसमें जो डिपेंड आर कर जी स्क्वायर लगा था, ये आर स्क्वायर हाँ, किस तरह? ये आप मैंने लेक्चर वो ग्रुप में सेंड किया है, इसको हम कहते हैं वो इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो मैं आपको पर्सनली सेंड कर दूंगा अगर आपको वो लेक्चर आपने नहीं देखा। मैंने ग्रुप में सेंड किया कि हम आर स्क्वायर यूज क्यों करते हैं। तो वो आप लेक्चर देखिएगा, आपको इंशाल्लाह सारी क्लैरिटी हो जाएगी। जी सर, थैंक यू सर। तो आप मुझे रिमाइंड करवा दीजिएगा, मैं आपको लेक्चर सेंड कर दूंगा। तो वो आप लेक्चर देखें तो फिर आपको नजर आ जाएगा 1/4 पर एप्सिलॉन हम यूज क्यों करते हैं या 1/r स्क्वायर हम यूज क्यों करते हैं। तो उसका आंसर उसमें दिया। वो 25-30 मिनट का लेक्चर है, तो यानी कि खुद ही देख लें, पूरी डिटेल से मैंने वहां पर बताया हुआ है। जी सर, थैंक यू सर। तो कल हमने यहाँ से एमसीक्यू स्टार्ट करने थे, आई थिंक सो। यहाँ से स्टार्ट करने हैं एमसीक्यू कल। अभी मेरे बच्चों के पेपर्स वो एग्जाम आपको पता है नजदीक हैं, तो इसलिए थोड़ी सी आज का लेट हो सकती है। फिर एग्जाम के बाद हमारी जो टाइमिंग है वो जल्दी शिफ्ट हो जाएगी। तो ये थोड़े से दिन हैं, तो आप इसके लिए थोड़ा सा वो मैनेज कर लीजिएगा। आपके बच्चों के भी एग्जाम्स होंगे तो